हेलो साथियों, सुयान अकेडमी में फिर से एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम लोग जो है वेव एंड ऑसिलेशन वाले पोर्शन में चल रहे थे। और वेव एंड ऑसिलेशन वाले पोर्शन के अंदर जो है हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन और ड्राइव्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन या फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद में जो है वेव एंड ऑसिलेशन में जो टॉपिक बचता है वो बचता है वेव मोशन का। ठीक है, कौन सा बचता है? वेव मोशन का। तो यहाँ से जितने भी टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे आपको फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, डायरेक्ट फॉर्मूले वहाँ से पूछ जाते हैं और वो आपको दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि सब जो है क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो काफ़ी कोर्स भी कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग जो है जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को अपने साथियों को जो शेयर करें। ठीक है, ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा वेव मोशन। ठीक है, वेव मोशन। तो वेव जो मोशन है, उस वेव मोशन में आपको देखिए सिंपली क्या है, वेव मोशन कहेंगे किसे, है ना? ये क्योंकि बेसिक है, अब तक हमने बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह सारी पढ़ी है ना, तो मैंने डायरेक्ट वहाँ पे इक्वेशंस यूज़ की थी। क्यों की थी? क्योंकि ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इसके बाद हमें पढ़नी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो टॉपिक वाइज या फिर कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं, तो वेव एंड ऑसिलेशन हमने बाद में लिया। तो वेव एंड ऑसिलेशन का आप जो है आपको वेव जो बेसिक होती क्या उसका पता होना चाहिए। तो इसका मतलब वेव क्या होनी चाहिए? वेव जब है कि मान लीजिए कोई यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, कोई विक्षोभ है ना, क्या है, कोई फ्लक्चुएशन या कोई विक्षोभ या कोई इवेंट है, वो एक फिक्स टाइम के बाद में अगर वापस रिपीट हो रहा है सेम। ठीक है, फिक्स टाइम और फिक्स डिस्टेंस दोनों क्या होना चाहिए? फिक्स। अगर फिक्स टाइम और फिक्स डिस्टेंस के बाद में क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, और वो अगर रिपीटेशन हो रहा है तो इस तरह के जो मोशन है उसको हम क्या बोलेंगे? वेव मोशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टाइम और डिस्टेंस दोनों क्या है? फिक्स है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेव मोशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? देखिए वैसे तो क्या है, इसका डेरिवेशन हम कर सकते हैं 1.5 पेज का, लेकिन डेरिवेशन पे मैं नहीं जाना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ जो डेरिवेशन आपके यूजफुल होंगे वही मैं आपको करवाऊंगा, बाकी आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनती है? इक्वेशन लिखिए आप इसके अंदर कि इसकी जो इक्वेशन होगी वेव मोशन की, वो इक्वेशन क्या होगी? वो होगी डेल स्क्वायर साई, साई मतलब क्या है? कोई विक्षोभ, हाँ, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखेंगे, ये है 1 डायमेंशन के लिए, और इसको अगर 3 डायमेंशन के लिए लिखूंगा तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि अगर 1 डायमेंशन अगर एक्स एक्सिस में देखें तो ये इक्वेशन बनेगी, वाई एक्सिस में देखें तो ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इसके साथ में इसका वाई क्या है? वाई है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो वेव के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स यानी कि स्पेस के साथ किस तरह से वेरी करता है और टाइम के साथ किस तरह से वेरी करता है, दोनों का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कुछ इस तरह से होगा। तो दिमाग में क्या रखना है? ये रखना है कि जब इस तरह की इक्वेशन बनाते हैं और जो भी टी वाला जो फैक्टर हमारा टाइम वाला है उसमें होगा, है ना, मल्टीप्लाई में, तो वो क्या होगा? 1 अपॉन वी स्क्वायर, यानी कि उस वेव की वेलोसिटी के इक्वल होगा। वी क्या है? वी है वेव वेलोसिटी। ठीक है, वी क्या है? वेव वेलोसिटी। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? ये आपको इक्वेशन याद होनी ही चाहिए। और इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? साइन और कोस में। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन अगर आप देखते हैं तो क्या होगा? साइन या कोस के अंदर, यानी कि साइनोसॉइडल जो या फिर जो अपने कोसाइन वाली वेव है वो इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। या एक्सपोनेंशियल में चले तो आयोटा वाला, है ना, एक्सपोनेंशियली आयोटा साई जो है या फिर एक्स वाई जो भी होगा, एक्स और टी में रिलेशन बनेगा वो, क्योंकि देखो फंक्शन किसका होना चाहिए? स्पेस के साथ साथ टाइम का भी वो फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए वेव मोशन के बाद में आगे इक्वेशन जो बन सकती है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो फाइनल जो इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ 3 डायमेंशन के लिए, तो वो क्या होगा? वो होगा साई इक्वल टू साई नोट, है ना। ये क्या होगा इसका सॉल्यूशन? वो भी लिख देते हैं। किसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? साई इक्वल टू साई नोट। ठीक है, देन उसके बाद में क्या बनेगा? साइन, साइन कोस को दोनों में से कोई भी आ सकता है, साइन। देन उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ आएगी, एक ओमेगा और एक के, वो मैं दोनों भी आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? ओमेगा टी माइनस के डॉट आर। ये इसका क्या होगा? सोल्यूशन होगा, जहाँ पे ओमेगा क्या है?
वो है 2 पाई अपॉन टी। क्या है? 2 पाई अपॉन टी, और टी क्या है? टाइम पीरियड। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकता हूँ इसको? 2 पाई और न्यू। न्यू क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली अगर इस तरफ चलें तो के को बोलते हैं वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसको हिंदी में लिखेंगे तो होगा तरंग संचरण नियतांक। ये क्या होगा? तरंग संचरण नियतांक। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है 2 पाई अपॉन लेम्डा के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल होता है? 2 पाई अपॉन लेम्डा के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए ये आपको पहले यूज़ कर चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमने पढ़ी थी तब मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ की थी, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें वेव मोशन, तो वेव मोशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होगा वो, यानी कि वेव जो होगी वो किस तरह की होगी, इसका सॉल्यूशन होगा ये वाला। इक्वेशन कैसी होगी? तो इक्वेशन होगी ये वाली। ठीक है, 1D 2D में तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डायमेंशन में जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? के एक्स और सिर्फ ओनली एक्स आ जाएगा ना, के और एक्स आ जाएगा डॉट के अंदर, तो बाकी सब चीज़ें नहीं रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं कि वेव जो है वो किस किस में उत्पन्न होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या बनेगी? इक्वेशन बनने वाली है। ठीक है, चलिए आइए। अच्छा, वेव की वेलोसिटी भी मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। देखिए ये सब चीज़ें जो है ना कि वेव पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, नेगेटिव वेलोसिटी होगी, ये सारी जो चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये जब मैं थोड़ा सा आगे चल के जब हम ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ना वेव के लिए, तब हम उसको मैं एक बार आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अभी आपको क्या ध्यान रखना है? वेव की इक्वेशन कैसी होती है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कैसा होता है? ओमेगा का मतलब क्या और टी का मतलब? ओमेगा वही आपकी कोणीय फ्रीक्वेंसी है ना, क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि कोणीय आवृत्ति है। चलिए नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि वेव जब, अब ये तो फॉर्मूला हो गया डायरेक्टली। अब जब हम वेव की बात हम करते हैं, ठीक है, तो ये जो वेव है इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? अलग अलग, जैसे मान लीजिए आप कहाँ वेव उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं? पानी में वेव होती है, ठीक है, सॉलिड में वेव होती है, ठीक है। उसके अलावा रस्सी को अगर आप एकदम स्ट्रेच करके खींच के उसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ते हैं तब वहाँ वेव होती है, ठीक है। पानी में आप पत्थर डालते हैं तो वहाँ वेव उत्पन्न होती है। और उसके अलावा मान लीजिए आप टेबल पे ना, बचपन में किया होगा, जब टेबल कुर्सी पे बैठते हैं तो इधर टेबल पे मार के कान लगाते हैं, जोर से आवाज़ आती है, कान में आती है ना, तो उसका मतलब क्या है? वो वेव मोशन के थ्रू आगे बढ़ रहा है, प्रोपोगेशन हो रहा है। जब सॉलिड में कोई वेव जाती है जिसको हम क्या, कंपन के द्वारा, है ना, तो वहाँ कोई वेव जा रही है तो उस वेव की जो है वेलोसिटी क्या होगी? क्योंकि देखिए हर एक केस के अंदर वेव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जो भी हमारी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन में क्या होगा? कोई ना कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसकी वजह से वो वेव प्रोपोगेशन हो रहा है। एक कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी। देखो सॉलिड के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होगी? प्रत्यास्थता की प्रॉपर्टी, ठीक है, किसकी? यानी इलास्टिसिटी। पानी और लिक्विड में भी इसमें इलास्टिसिटी, लेकिन उसमें इलास्टिसिटी कौन सा होगा? अलग इलास्टिसिटी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो है वो क्या होगी? वेव की इक्वेशन बनेगी, वेलोसिटी की वो अलग अलग बनने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा केस है वो है स्ट्रेच स्ट्रिंग, यानी कि जो आपके पास एक डोरी है, उस डोरी के अंदर जो है स्प्रिंग जो कैसे वेव बनती है उसकी मैं बात करता हूँ। फ्रेम में है सब कुछ, थोड़ा सा वेव मोशन ऊपर चला गया ना, है ना, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, फ्रेम के बाहर है थोड़ा सा, तो ये वेव मोशन, ठीक है। ये इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये फ्रेम में आ गया। चलिए, तो हमारे पास क्या है? स्प्रिंग है, वो क्या है? स्ट्रेच स्प्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रेच स्प्रिंग है, उस स्ट्रेच स्प्रिंग में क्या होगा? इसको हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास तनी हुई डोरी, ठीक है। अब तनी हुई डोरी है तो तनी हुई डोरी को आप क्या करते हैं? खींच के छोड़ते हैं, तो इसमें वेव कौन सी होगी? ट्रांसवर्स वेव है, वो जनरेट होने वाली है, ठीक है। तो कैसा होगा? मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, मतलब पूरा आप डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन इसको समझना जरूरी है। मान लीजिए आपने इसको कंप्लीटली इस तरह से स्ट्रिंग को बांध दिया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देखिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट देखिए छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? इसमें जो है वेव हो जाएगी उत्पन्न। अब वेव हो जाएगी, अगर मैं इसका कोई भी एक पार्टिकल का, मतलब कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, है ना, तो एक कोई पॉइंट लेता हूँ अलग अलग, तो एक पॉइंट लूँगा तो क्या होगा? मान लीजिए एक मैंने पॉइंट ले लिया इस तरह से, ये स्ट्रिंग का मैंने ये पार्ट लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पार्ट बी है और ये पार्ट ए है,
है ना, ऐसे कुछ स्लोप पे होगी हल्की सी, लेकिन क्योंकि बहुत पास लिया मैंने, बहुत पास लिया, इसका मतलब क्या होगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन जैसे ही मुझे कुछ दिखेगा, है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए, इसमें क्या होगा, टेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पॉइंट पर टेंशन देगा तो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे पॉइंट पर टेंशन देगा तो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में टेंशन होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं इसको, है ना, पॉइंट यहाँ देता हूँ बी, ये पॉइंट जो है मैं यहाँ देता हूँ ए, है ना। तो इस तरह से क्या होंगे, इसमें टेंशन होगा। अब ये जो टेंशन होगा तो ये एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, इसके कंपोनेंट लेंगे। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये इधर θ1, और ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से, θ2। एंगल अलग अलग होगा क्योंकि हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे स्लोप कितना है, 90 डिग्री का। यहाँ धीरे धीरे स्लोप क्या होगा, कम, है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, स्लोप के अकॉर्डिंग ये हमारा एंगल बनेगा। तो इसके क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे। ये कंपोनेंट लिया, ये कंपोनेंट लिया, ये क्या हो जाएगा, t cos θ1 और t sin θ1, t sin θ2 और t cos θ2। अब इसमें से मुझे बताओ कौन सा फोर्स है इसके अंदर। t क्या है, टेंशन, ये दिमाग में रखना, t क्या है, टेंशन। भाई डोरी को खींचोगे तो क्या आएगा, उसमें टेंशन फोर्स रहेगा, ठीक है। तो ये जो टेंशन फोर्स है, इस टेंशन फोर्स के अकॉर्डिंग मैं देखूं, है ना, तो कौन सा ऐसा फोर्स है इन दोनों में से जो इसको अप डाउन मोशन करा रहा है, t sin थीटा वाला या t cos थीटा वाला। देखो cos थीटा किस तरफ लग रहा है, x डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, प्लेन में हो रहा है। कौन से, वर्टिकल में हो रहा है, एक्स वाई के, एक्स के क्या हो रहा है, वर्टिकल। तो एक्स के वर्टिकल में कौन है, साइन थीटा वाले। तो इसका मतलब क्या होगा, t sin θ1 और t sin θ2, यानी कि ये क्या कराएंगे, इसको मोशन करवाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, चलिए। तो इस वाले कंसेप्ट में सिर्फ यही समझाना था कि ये वाला जो होगा t sin θ1 और t sin θ2, वो क्या करेगा, इसको मोशन कराएगा, किसमें, अपोन नीचे जो हमारा ट्रांसवर्स मोशन होगा, ट्रांसवर्स वेव होगी, वो इस तरह से, ठीक है। तो किसका कंसेप्ट आया दिमाग में, t जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। जब हम रस्सी की बात करेंगे तो क्या आएगा, टेंशन फोर्स है वो इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इसकी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी मैं वही लिख रहा हूँ डायरेक्टली, है ना। और फाइनल इक्वेशन क्या बनती है इसके अंदर, ये बनती है आपके पास कि डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, है ना, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास t अपॉन m v में, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया, डेल स्क्वायर ओवर डेल t स्क्वायर, ये बनेगा t अपॉन m डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी जो है टोटल इक्वेशन इसमें बनती है, इसमें इस वेव इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अच्छा इसका डायरेक्शन समझ पा रहे हैं, ये कौन सी हमारे पास एक्स डायरेक्शन, मोशन किधर हो रहा है, वाई डायरेक्शन। तो जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, आगे क्या होगा, यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, किससे कंपेयर करूँ, वन डायमेंशन वाली से अगर कंपेयर करता हूँ, है ना, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, उसमें क्या था, ये इस तरफ ले जाओगे तो ये बन जाएगी ना इक्वेशन, ठीक है, दिमाग में रखना ये चीज़, वन डायमेंशन वाली में ना, यहाँ साई था। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी इसके मल्टीप्लाई में होगा वो वी स्क्वायर, मैंने वहाँ क्या लिखा था, वहाँ इक्वेशन को इस तरह से लिखा था, है ना। दोनों एक ही चीज़ है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। वहाँ क्या था, टी स्क्वायर इस तरफ था, तो टी स्क्वायर में क्या लेगा, वन अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ क्या बन रहा है, ये तो इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, ये इक्वेशन बन जाएगी ना। तो इसको कंपेरिजन करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। ध्यान क्या रखना है, या तो ये ध्यान रखो कि इसके उसमें होगा, अब इसको दूसरी चीज़, अब आप इसको देखोगे कैसे कि मान लो ये सही है कि नहीं है, वो कैसे निकालोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी कोई फॉर्मूला आप पढ़ते हो, तो मैंने जब आपको डायमेंशन पढ़ाई थी, पहला ही वीडियो मेरा था, उस पहले ही वीडियो मैंने कहा था, जब भी आपको फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो तो आप डायमेंशन लगा के देखिए, दोनों तरफ की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब इस वाले फॉर्मूले में देखो, इस वाले फॉर्मूले में क्या होगा, यहाँ क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्टली कैंसिल आउट हो, यहाँ क्या बचा, वन अपॉन टी, यानी कि सेकंड बचा, सॉरी सेकंड का स्क्वायर बचा, है ना, इक्वल टू, यहाँ क्या है, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, एक मल्टीप्लाई में, इधर क्या चलेगा, इसको छोड़ दो, वन अपॉन, ये किस में है, मीटर में, तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, क्या आया, वन अपॉन सेकंड स्क्वायर और वन अपॉन सेकंड, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, टाइम, मतलब ये इक्वेशन हमारी सही है, ठीक है। अगर उसको करोगे वन अपॉन वी स्क्वायर लाओगे तो अपने आप ही वन अपॉन मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, वन अपॉन मीटर स्क्वायर में वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको डायमेंशन लगाओ, अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा। तो भाई दोनों चीज़ें आनी है। अब वी स्क्वायर किधर आएगा,
इधर आएगा या इधर आएगा या डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, डायमेंशन लगा के देख लो, अपने आप आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ ये देखना है कि ये जो है इसको मैं कंपेरिजन करूँ तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ रहा मेरा वी स्क्वायर इक्वल टू टी अपॉन एम। तो कुल मिला के वी जो होगा वो होगा रूट टी बाई एम। ठीक है, और ये एम क्या है वो ध्यान रखना, टी जो है वो है मेरा टेंशन फोर्स, और यहाँ जो एम है ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती आप जो है यहाँ पर करते हो, जो सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ये ध्यान रखना, स्टार लगा लो इसको, ये गलती करोगे। ठीक है, क्योंकि हमारे आदत क्या है, एम का मतलब क्या लिखते हैं, एम का मतलब मास, लेकिन ये मास पर लेकिन कौन सा, मास पर यूनिट लेंथ है, तभी डायमेंशन आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, नहीं डायमेंशन सेटिस्फाई होगी नहीं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि मान लीजिए डोरी को लटकाते कुछ इस तरह से, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएगा वो किस पे आएगा, वो इस तरह से आएगा कि आपकी जो डोरी है आपने इस तरह से बांध रखी है, वो किस तरह से लटका रखी है, ये जो डोरी है आपकी ये इस तरह से गिरनी पे जा रही है, और गिरनी से नीचे एक मास आपने लटका रखा है एम जी। ठीक है, इसको कहेंगे कैपिटल एम जी। ठीक है, एक मास जो है आपने लटका रखा है, कितना, कैपिटल एम जी जो है मास लटका रखा है। ठीक है, और इस डोरी का घनत्व डी क्या दे दिया आपको, डोरी का डेंसिटी यानी कि घनत्व दे दिया। अब आपको फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा कि मास पर यूनिट लेंथ अगर मैं निकालना चाहूँगा तो वो क्या आएगा मेरा, मास, ये डेंसिटी जो दी वो भी किस में देंगे, ये डेंसिटी भी आपको जो देंगे ये देंगे आपको इसमें पर यूनिट लेंथ के अंदर, है ना, ये भी किस में देंगे आपको, पर यूनिट लेंथ के अंदर। तो ये पर यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। चलिए वापस बता देता हूँ मैं, ये क्या है आपकी इस डोरी की डेंसिटी। तो डेंसिटी किस में होती है, लंबाई बाई डेंसिटी किस में होगी, डेंसिटी अगर मैं निकालूँ तो डेंसिटी डी इक्वल टू होता है एम अपॉन बी, है ना, ये कैपिटल, इसको एम डेस कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने एम कौन सा लिया है, पर यूनिट लेंथ का, तो एम का मतलब क्या है, टोटल मास कितना है इसका, एम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, डी इज इक्वल टू, तो डी इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी एम डैश इक्वल टू क्या हो गया, एम डैश इक्वल टू हो गया डी इंटू वी। ठीक है, अब इसको मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ, पर यूनिट लेंथ में, तो पर यूनिट लेंथ में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा एम एल। ठीक है, मास क्या होगा, पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में लिखूंगा तो सॉरी एल एम, है ना, क्या हो जाएगा एल एम। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, क्या टोटल मास। ठीक है, आगे चलिए, इधर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा डी, इसका क्या होगा, मान लीजिए रेडियस कितनी है इसकी, आर है भाई, ये मान लीजिए रेडियस कितनी है इसकी, आर है, तो आर रेडियस है तो एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ कितनी है एल, तो एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो इसका मतलब जो हमारा एम निकला वो एम कितना निकला, वो निकला पाई आर स्क्वायर डी। ठीक है, क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर डी। ठीक है, एक तो ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पे चलिए टी। अब टी, टेंशन जो फोर्स है वो फोर्स किस वजह से आ रहा है भाई, इसमें अगर मैं देखूँ टेंशन टी की बात हम करते हैं गिरने के हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भी कितना होगा टेंशन टी पूरे में, क्योंकि रस्सी पूरी एक ही है, तो टी किसको सेटिस्फाई कर रहा है, टी सेटिस्फाई कर रहा है एम जी को। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे टी इक्वल टू कितना हो गया, कैपिटल एम जी, जो मास आपने लटकाया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका वी जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कैपिटल एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर डी, और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस पर पूछा जाता है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल आता है वो न्यूमेरिकल किस पे आता है, इस पे आता है, और जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आता है डोरी में कि वो कितना होगा वेलोसिटी, ठीक है, वेव की वेलोसिटी डोरी में स्ट्रेच करके छोड़ने पे, तो क्या आएगा रूट टी बाई एम। और अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देंगे तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे देंगे कि एक डोरी को जो है उस डोरी के ऊपर जो है 1 किलो का मास लटकाया जाता है, उस मास को लटकाने की वजह से जो है उसको जब खींच के थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ते हैं तो उसमें वेव उत्पन्न हो जाती है। अगर डोरी का जो है त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर है, तथा उसका घनत्व जो भी है आपको गिवन है वो है, तो आप उसके अंदर डोरी में जो है अनुप्रस्थ तरंगों का वेग ज्ञात कीजिए। तो आपको ये इस तरह का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है जी, अगर आपको क्वेश्चन में 10 दे रखा है तो 10 यूज़ करेंगे, नहीं तो 9.8 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके अंदर डोरी के अंदर। तो पहला केस हमारा हो गया डोरी के अंदर वाला केस हो गया। ठीक है, चलो अब चलते हैं कि मान लीजिए कोई सॉलिड रोड है ना, रोड है, कोई सॉलिड है ना, ठोस है, उस ठोस के अंदर मान लीजिए अगर वेव प्रोपोगेट कर रही है तो वो जो प्रोपोगेट करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे लिखिए वेव
इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन में अब देखो सॉलिड के अंदर किस पे जाएंगे, तो हमारे ध्यान रखो प्रत्यास्थ का गुणांक यानी इलास्टिक कांस्टेंट पे जाना है। किस पे जाना है, इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट सॉलिड के अंदर कौन सा होता है, तो सॉलिड के अंदर होता है यंग प्रत्यास्थ का गुणांक यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हाँ भाई जी दे दीजिए। तो यंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो क्या होगा आपके पास, इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट जो है सॉलिड की बात हम करते हैं, तो उसमें क्या होगा, जब आप सॉलिड के अंदर कोई भी वेव प्रोपोगेट करते हैं, मान लीजिए एक तरफ आपने क्या किया उसमें किसी भी चीज़ से चोट करी है ना, तो क्या होगा, वेव आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो वेव आगे बढ़ी तो उसमें क्या होगा, सॉलिड एक दूसरे के जो पार्टिकल हो क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या कर सके वो टक्कर करेंगे ना, टक्कर करके और इसमें आगे वेव को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि उस केस के अंदर जो उसकी यंग मॉडुलस कांस्टेंट ऑफ रिजिडिटी है वो क्या करता है, उसमें वर्क करेगा, ठीक है। क्या क्यों वर्क करेगा, क्योंकि उसकी लेंथ में चेंजेस मानेंगे। क्या होगा कि मान लीजिए उसकी लेंथ में क्या होगा, हालांकि दिखेगा नहीं इतना लेंथ में चेंजेस नहीं हो रहा, लेकिन हम मान रहे हैं कि उसकी लेंथ में क्या हो रहा है, उसकी वजह से चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो फोर्स लगाया, फोर्स की वजह से लेंथ में चेंजेस हुआ तो क्या हुआ, अपन निकालते हैं प्रतिबल अपॉन विकृति यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रिंग, तो वो क्या मिलता है, यंग प्रत्यास्थ का गुणांक मिलता है, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करते हैं और उससे जब हम फाइनल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो फाइनल इक्वेशन बनती है इसके लिए वो इक्वेशन बनती है डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन रो, ठीक है। क्या बनती है, वाई अपॉन रो डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। तो ये इक्वेशन बनेगी जिसको अगर हम उससे वेरीफाई करते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, वेव इक्वेशन देखें तो वी स्क्वायर है ना। अब देखते हैं ये वी स्क्वायर आता है कि नहीं आता है। यंग प्रत्यास्थ का गुणांक क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रिंग या स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना, हाँ ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग देखो, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रिंग की डायमेंशन कितनी होती है, स्ट्रिंग की डायमेंशन कुछ भी नहीं होती क्योंकि वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ में चेंज अपॉन लेंथ, तो क्या हुआ, कुछ नहीं। स्ट्रेस क्या होता है, ये होता है फोर्स अपॉन, है ना। तो मगर मान लीजिए इसको लिखना भी चाहूँ तो इस तरह से लिखूंगा, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये किसके इक्वल है डायमेंशन, इसकी डायमेंशन अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, किलोग्राम में देख लेते हैं, है ना। डायमेंशन क्या फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या हुआ, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, दैट इज किलोग्राम मीटर की पावर 1 और सेकेंड स्क्वायर, ये बना। यहाँ जाइए, रो क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी की क्या होती है डायमेंशन, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किस में आएगा, किलोग्राम में, वॉल्यूम किस में आएगा, मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा तो माइनस मीटर क्यूब, दोनों की वैल्यू रखिए क्या मिलता है, ठीक है। तो वाई अपॉन रो निकालिए, वाई अपॉन रो कितना हुआ, kg m-1 सेकेंड स्क्वायर, अच्छा ये सेकेंड स्क्वायर माइनस में ना, माइनस सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, kg मीटर माइनस क्यूब, kg से kg कैंसिल, मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड तो क्या बना, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर क्या होगा, मीटर पर सेकंड क्या होती है, वेलोसिटी, तो है कि नहीं है वेलोसिटी, बन गया फॉर्मूला, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका बना, ये बना हमारे पास वेलोसिटी का, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ से, वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो वी इक्वल टू इसका रूट निकाल देंगे, तो वी इक्वल टू क्या हो गया, रूट वाई अपॉन रो, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है सॉलिड के लिए, ठीक है। बस आपको एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है, उस कंसेप्ट से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाना, तो आपको आराम से सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस क्या है हमारा, कि अगर मान लीजिए लिक्विड में जाएंगे तब क्या होगा। चलिए लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड के लिए कौन सा कॉन्स्टेंट लेते हैं, अगर लिक्विड पे आप फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, लिक्विड के अंदर क्या चीज़ चेंज होती है। पहली बात तो जब आपने अगर इलास्टिसिटी वाला ढंग से कंसेप्ट पढ़ा है तो आप ये सब चीज़ें बता सकते हो आराम से ना। तो लिक्विड या फ्लूइड दोनों एक ही चीज़ है, हाँ। तो लिक्विड या फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में क्या हो जाएगा,
लिक्विड या फ्लूइड वाले केस के अंदर आप जो कांस्टेंट लेंगे वो कौन सा लेंगे, के, है ना। तो के कौन सा है, बल्क मॉड्यूलस कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, मॉड्यूलस कांस्टेंट या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, बल्क हिंदी में कहेंगे तो क्या होगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ये क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब यहाँ से क्या देखना है कि इस वाले गुणांक की बात करें तो कुल मिला के क्या होगा, क्या यंग मॉड्यूलस रिजिडिटी और ये दोनों एक ही होंगे क्या, हाँ, इनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम। क्योंकि देखिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में क्या हो जाएगा, जब हम के को डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे F/A, ये क्या होगा हमारा स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या होगा, माइनस डेल वी ओवर वी, ठीक है। माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में क्या, और अगर आप दबाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा उसका, कम होगा, इसलिए हम क्या लगाते हैं, इसमें माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ से क्या देखते हैं कि ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये फिर से क्या मिल रहा है, F/A, यानी कि प्रेशर के इक्वल मिल रहा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आप ध्यान रखना कि जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है, जो आपके पास मॉड्यूलस कांस्टेंट होते हैं, है ना, इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, वो जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं उनकी डायमेंशन किसके इक्वल होती है, ठीक है। तो वो क्या होगी, स्ट्रेस के इक्वल। वो किसके इक्वल होगी, प्रतिबल, स्ट्रेस में प्रतिबल के इक्वल। प्रतिबल क्या होगा, दाब। तो ये सारी चीज़ें अपन लिखी हुई होती है उसमें कि किसके इक्वल डायमेंशन आती है, वो 1 2 3 लिखा होता है, ठीक है। तो दिमाग में रखो कि ये इस तरह से, क्योंकि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी नीचे वाली, ठीक है। चलिए, तो ये इसके इक्वल बनेगी। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बनता है के अपॉन रो। क्या बनता है, के अपॉन, वहाँ क्या था, वाई अपॉन रो, तो ये क्या होगा, के अपॉन रो, फिर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे दिमाग में रखोगे ये चीज़। तो यहाँ से वी स्क्वायर किसके बराबर बनेगा, अब मुझे बार बार इसको सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है ना कि वी स्क्वायर के बराबर कैसे हो, ठीक है। सॉरी, वी स्क्वायर के बराबर ये चीज़ होगी, तो वी क्या हो जाएगा, के बाई रो रूट में। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है ना। चलिए, तो अब यहाँ से क्या है, क्योंकि अब आप जब ये प्रोसेस करते हैं ये वाला, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब हम लिक्विड की बात करते हैं या फ्लूइड की बात करते हैं, तो फ्लूइड का मतलब क्या है, ये दोनों के लिए है, दिमाग में रखना, किसके लिए है, ये आपके पास लिक्विड और गैसेज, इन दोनों के लिए ही है, क्योंकि फ्लूइड में दोनों चीज़ आ जाती है ना, लिक्विड और गैस दोनों क्या है, वो फ्लूइड का काम करती है, दोनों के लिए ये आपके पास कांस्टेंट या फिर यही वेव की जो है वो क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से मैं जो चीज़ डिफाइन करने वाला हूँ वो है दो तरह के संशोधन यहाँ होंगे, ठीक है। वो संशोधन क्या होंगे, एक को लाप्लास संशोधन, ठीक है, और जिसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, इसमें दो प्रोसेस हो सकते हैं ना, एक तो लाप्लास का होगा और एक न्यूटन का होगा, ठीक है। अब वो क्यों होगा, क्योंकि जब आप इसकी बात करते हो किसकी, फ्लूइड की, तो फ्लूइड वाले गेम में क्या है कि आप जो ये प्रोसेस कर रहे हो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कि एडियाबेटिक प्रोसेस में कुछ अलग तरह से मूव करेंगे और आइसोथर्मल प्रोसेस में कुछ अलग तरह से मूव करेंगे। अल्टीमेटली ये क्या है, ये प्रेशर ही तो है भाई, F/A लिखते हो वो क्या है, एक प्रेशर ही है। तो ये जो प्रेशर है, ये आप जब इस पर प्रेशर लगा रहे हो, वो प्रेशर उसमें आइसोथर्मल यानी कि आपने उसको पूरा आइसोलेटेड करके और देन उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपने उसको किया है, या फिर वो बाहर से एनर्जी नहीं ले सकता, उस तरह से आपने किया। उन दोनों पे डिपेंड करेगा कि इक्वेशन किस तरह से निकलेगी। तो ये जो है दोनों आगे पढ़ाने वाला हूँ, न्यूटन की परिकल्पना और आपके पास लाप्लास संशोधन, ये दोनों आपको डायरेक्ट एग्जाम में आप देखोगे तो पूछा गया है ना। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला 2013 में पूछा गया, 15 में पूछा गया और शायद 18 में पूछा गया वो ना, ठीक है। अभी देखते हैं, चलिए, तो इसी का पार्ट है ना लिक्विड वाले का। तो पहले आती है इसके अंदर न्यूटन की परिकल्पना, है ना, न्यूटन हाइपोथेसिस, परिकल्पना है, इसका मतलब हो गया इमेजिनेशन, है ना। न्यूटन परिकल्पना को हम कह सकते हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस का मतलब तो अभिकलित हो गया, परिकल्पना का मतलब है इमेजिनेशन का मतलब भी हो सकता है परिकल्पना, हाँ, न्यूटन इमेजिनेशन, या फिर इसको हिंदी में लिखूंगा तो हो जाएगा न्यूटन की
परिकल्पना, अजम्पशन भी बोल सकते हैं, है ना, न्यूटन की परिकल्पना। तो न्यूटन की परिकल्पना क्या होगी? परिकल्पना में ये देखिए कि न्यूटन ने ये कहा था कि ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस कौन सा होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो प्रोसेस होगा जिससे आप फोर्स लगा के और इसमें वेव को प्रोपोगेट करा रहे हैं, वो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सा है? आइसोथर्मल, हिंदी में कहेंगे तो ये हो जाएगा समतापी। कौन सा प्रोसेस है? समतापी अगर प्रोसेस है तो हमारी वेव की इक्वेशन क्या होती है? अगर हम इक्वेशन देखें तो समतापी प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपके पास वेव की इक्वेशन नहीं, सॉरी, जो आपके पास गैस की इक्वेशन है, वो गैस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी बराबर, है ना, पीवी बराबर एनआरटी होती है। ठीक है, अब आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये पूरा मिला के क्या होगा? ये हो गया आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हो गया? कांस्टेंट। अब इसका क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? ये आएगा P dV प्लस V dP इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अगला देखिए, तो इसको क्या लिख सकता हूँ कि dP अपॉन, या इसको इधर ले जाता हूँ तो V dP उधर ले जाते हैं तो विद माइनस साइन, ये क्या बनेगा? इक्वल में P dV। ठीक है, या इसको इधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? इस तरह से माइनस, इसको नीचे लाते हैं तो क्या बन जाएगा? V dP, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन में रहोगे। V dP अपॉन V इज इक्वल टू माइनस P। ठीक है, अच्छा इसको, और क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टोटल डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं? ये तो इसमें इस तरह से लिख देता हूँ मैं डेल की फॉर्म में। ठीक है, कौन सा? टोटल डेरिवेटिव नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का फंक्शन में कर रहे हैं ना, तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से डेरिवेशन इसका लिख दिया, यानी कि चेंज इन P एंड चेंज इन V। ठीक है, तो ये चेंज इन P और चेंज इन V, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से आगे देखो कि इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा सा मॉडिफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल P ओवर डेल V। ठीक है, और V इज इक्वल टू माइनस V, तो माइनस को भी मैं इधर रख लेता हूँ। ठीक है, माइनस भी क्या करते हैं, क्योंकि मुझे माइनस इस तरफ भी चाहिए तो माइनस मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है? ये आ रहा P के बराबर। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, किसके बराबर आ रहा? P के बराबर। तो आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए, ये क्या है? प्रेशर जो चेंज कर रहे हैं, आप बाहर से लगोगे इसका मतलब प्रेशर चेंज किया आपने उस पर, डेल वी और डेल टी, उस प्रेशर चेंज करने की वजह से चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं किससे? इससे, के क्या था? विद माइनस साइन, यहाँ क्या रहा था? प्रेशर। ठीक है, यहाँ क्या रहा था? अच्छा लिख देता हूँ, ये एफ अपॉन ए, वो क्या था हमारा? डेल पी, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या था? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम विद माइनस साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो क्वांटिटी है किसके बराबर है? के के। तो ये क्वांटिटी किसके बराबर? जब आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं, ये कंडीशन लगा ना, आइसोथर्मल होगा तो ये चीज़ है। आइसोथर्मल प्रोसेस में किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? पी के बराबर। तो हमारी जो वेव की इक्वेशन बनेगी उसमें क्या हो जाएगा? वेव की वेलोसिटी वो मिलेगी, उस के को रिप्लेस कर दीजिए आप किससे? पी से, तो पी अपॉन रो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि न्यूटन की परिकल्पना ही बोल सकते हैं या फिर कह सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, दोनों एक ही चीज़ है। तो आइसोथर्मल यानी कि समतापी प्रोसेस, और न्यूटन की परिकल्पना ये थी कि उसने आइसोथर्मल प्रोसेस करके इसको आगे सॉल्यूशन किया था। तो ये हमारे पास क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वो जो के है वो के किससे रिप्लेस हो गया? इससे रिप्लेस हो गया, पी से रिप्लेस हो गया। ठीक है, और डायमेंशन से भी देख सकते हैं तो आप क्या, ये वेलोसिटी की डायमेंशन के इक्वल आ ही जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरी, वो था लाप्लास। लाप्लास ने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए ये जो प्रोसेस है वो क्या है? एडियाबेटिक प्रोसेस है, यानी कि रुद्धोष्म प्रकरण है, तो उस रुद्धोष्म प्रकरण के अंदर क्या इक्वेशन बनने वाली है। ठीक है, चलिए, ये बस सिंपल सी चीज़ें हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको पता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके अंदर नेक्स्ट जो है वो क्या है? लाप्लास संशोधन, यानी कि उसको कह देंगे मॉडिफिकेशन, है ना, लाप्लास संशोधन यानी कि लाप्लास मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो लाप्लास जो मॉडिफिकेशन है वो लाप्लास मॉडिफिकेशन क्या है? उन्होंने ये कहा था कि ये जो प्रोसेस है ये क्या है? ये है आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक, हिंदी में कहेंगे तो रुद्धोष्म प्रकरण।
अब रुद्धोष्म प्रक्रम है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, जब भी रुद्धोष्म प्रक्रम होगा तो पी वी टू दी पावर गामा, पी वी टू दी पावर गामा, गामा क्या है, गामा है सी पी अपॉन सी वी, ठीक है। तो पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसका क्या करिए आप डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आएगा P, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या करोगे तो -1, अच्छा गामा बाहर आ जाएगा है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या होगा गामा बाहर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा V प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे P का तो क्या होगा V टू द पावर गामा, ठीक है, और डेल्टा P इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब आगे सोल्व करिए, तो मुझे क्या चाहिए, वही क्वांटिटी चाहिए डेल्टा P अपॉन समथिंग समथिंग, है ना। तो क्या करेंगे, इसको उस तरफ भेज देंगे, तो हमारे पास, या इसको उस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -V टू दी पावर, अच्छा कॉमन क्या आ रहा है, पहले वो कॉमन है, देखो V टू दी पावर गामा -1 कॉमन आ रहा है ना, V टू दी पावर गामा -1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ V बचेगा, यहाँ डेल P बचेगा और ये 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ कितना है पावर गामा, तो गामा -1 बाहर गया तो यहाँ कितना बच गया, V बच गया, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, ये होगा 0 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर क्या हो गया, नेक्स्ट कंडीशन में जो है मैं ये लिख सकता हूँ कि हमारे पास V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V विद माइनस साइन, ठीक है, इज इक्वल टू किसके हैं, गामा P के। इसको उस तरफ भेजा या इसको उस तरफ भेजा, माइनस में हो गया, फिर ये डिवाइड का ये सॉल्यूशन करके इस तरह से लिख देते हैं, फिर डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू गामा P। ये किसके बराबर है, फिर से आप देखिए कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू K, ये किसके बराबर आ रहा है, गामा P के। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा वेलोसिटी होगा वेव की, ठीक है, वेव क्या कर रहा हूँ यार, वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू, वहाँ क्या आ रहा था रूट में K बाई रो, तो K किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है गामा P के बराबर, तो यहाँ रख देंगे V इज इक्वल टू गामा P अपॉन रो, ठीक है, रूट में, ये आप लगा लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये भी आप उठा के देखोगे तो कई सारे एग्जाम के अंदर जो है डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। दो तरह से पूछा जा सकता है, चाहे रुद्धोष्म प्रक्रम के और चाहे ये आपका ये मतलब क्या बोलते हैं लाप्लास मॉडिफिकेशन यानी कि लाप्लास संशोधन के, दोनों चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया वो सारी चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़ वेव इक्वेशन देख लिए, वेव इक्वेशन क्या होती है आपको याद हो गई होगी, है ना, बार बार हम लोग लिख रहे हैं उस वेव इक्वेशन को। डेल स्क्वायर, अगर मान लीजिए इस तरह से लिखोगे तो क्या होगा, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहली इक्वेशन जो वेव की इक्वेशन है। उसके बाद जब वेव की इक्वेशन को हमने क्या लगाया, डोरी में लगाया, तनी हुई डोरी के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर क्या बन गई इक्वेशन, वेव v इक्वल टू क्या आया, रूट में t बाई एम, एम का मतलब t का मतलब क्या है टेंशन और m का मतलब क्या है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। आगे चलिए, जब हमने इसको लगाया किसमें, सॉलिड के लिए, तो क्या आ गया v इक्वल टू रूट वाई अपॉन रो। जब इसको हमने किसके लिए लगाया, लिक्विड के लिए, तो क्या आ गया रूट k अपॉन रो। रूट k अपॉन रो के अंदर जब हमने न्यूटन्स की परिकल्पना को शामिल किया, जब उसको क्या बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, तो क्या हो गया v इक्वल टू रूट p अपॉन रो। जब हमने इसको न्यूटन की सॉरी इसमें मॉडिफिकेशन कौन सा, लाप्लास का जो मॉडिफिकेशन है उसको यूज़ किया, लाप्लास संशोधन को, जहाँ पे रुद्धोष्म प्रक्रम था, तो वहाँ क्या आ गया v इक्वल टू रूट गामा p अपॉन रो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली है। चलिए बस अब जो है यहाँ से ये जब चीज़ें कवर हो जाती है, तो हम अब नेक्स्ट जो चीज़ चलेंगे वो चलेंगे कि जो ये वेव है, इस वेव के अंदर क्या होगा, प्रेशर भी होगा, इसमें एनर्जी भी होंगी, ठीक है। तो जब ये प्रेशर एनर्जी ये सारी होंगी, इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे, ठीक है, इंटेंसिटी क्या होगी इसकी, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि इस पर फॉर्मूला जरूर इसका पूछा जाता है कई बार। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम जनरली जब हम तैयारी करते हैं तो उनको छोड़ के जाते हैं कि यार चलो ठीक है बहुत सारा हो गया, आप उनको छोड़ देते हैं, इतना कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से जो भी आज थ्योरेटिकल आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपके आता ही आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो हमने वेव के लिए लिखा था उसके उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनर्जी और इसमें कर देते हैं, एनर्जी प्रोपगेशन
ठीक है, एनर्जी प्रोपगेशन। ठीक है, तो एनर्जी प्रोपगेशन हो गया एक तो ठीक है, और दूसरा एनर्जी डेंसिटी भी कहते है ना, कि एनर्जी प्रोपगेशन और एनर्जी डेंसिटी ये दोनों चीज़ें क्या है, फ्रेम में है क्या, होनी चाहिए वैसे तो। हाँ ठीक है, तो एनर्जी प्रोपगेशन और एनर्जी डेंसिटी ये दोनों चीज़ें क्या है। देखिए अब वेव, अभी तक हम वेव 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 चिल्लाने काफ़ी देर तक उसकी सारी चीज़ें निकलती, तो वेव एग्जैक्टली होती क्या है, करती क्या है वेव। ठीक है, आपने अगर पानी में पत्थर डाला तो क्या होता है, पानी में पत्थर डालते तो वेव आगे बढ़ती हुई दिखती है आपको, तो क्या पार्टिकल खुद आगे जा रहा है क्या, ऐसा होता है क्या पार्टिकल के साथ, कि पानी में आपने पत्थर डाला तो जहाँ पत्थर डाला वहाँ से पानी का वो पार्टिकल आगे बढ़ रहा हो, आगे जा रहा हो, ऐसा होता है क्या। कई सारे लोग कहेंगे कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, पार्टिकल ऊपर नीचे मोशन करते हैं वहीं पे अपनी जगह पे, अपनी माध्य स्थिति से क्या ऊपर नीचे मोशन करते हैं, उसकी वजह से वेव आगे बढ़ती है। तो जब वेव आगे बढ़ती है तो बढ़ा क्या आगे, तो बढ़ा क्या, एनर्जी। ठीक है, तो क्या होगा, वेव जो प्रोपोगेट करती है क्या ले जाती है अपने साथ में, एनर्जी का प्रोपोगेशन करती है, यानी कि एनर्जी का क्या करती है, संचरण करती है। ठीक है, एनर्जी संचरण और एनर्जी डेंसिटी यानी कि ऊर्जा घनत्व, तो हिंदी में लिख देना हिंदी वाले। ठीक है, तो क्या होगा वो एनर्जी डेंसिटी, कि वो जो एनर्जी प्रोपोगेशन करती है वो कितनी होगी, कैसे होगी, वो फाइंड आउट करनी है। एनर्जी डेंसिटी, अब डेंसिटी का मतलब क्या है, आप एनर्जी को यहाँ पे क्योंकि वेव लेके जा रही है तो उसको क्या करोगे, पर यूनिट लेंथ, वो जब निकल रही है तो पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में कितनी है उससे हम क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी, जो एनर्जी फ्लक्स से भी नोट करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें देखते हैं अभी आगे धीरे धीरे करके। सबसे पहले इक्वेशन पे आते हैं, तो इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू ए। अब यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, देखिए ए बी एक्स वाई, वाई नोट साइन नोट, ये मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, उसका मतलब समझना आपको, ये एम्पलीट्यूड होता है। दिमाग में क्या रखना है, ये क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ओमेगा कॉमन लेता हूँ, जैसे ही ओमेगा कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, के बाई ओमेगा एक्स। अब ये के बाई ओमेगा क्या होगा, तो देखिए के बाई ओमेगा इज इक्वल टू, के क्या है 2 पाई अपॉन लेमदा डिवाइडेड बाय ओमेगा क्या है 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी, लेमदा आ जाएगा डिवाइड में, तो टी अपॉन लेमदा। ठीक है, अब आप चलिए वी, वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी वेव की जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये है इसकी लेंथ, और यहाँ से यहाँ लग टाइम कितना लगा, 0। तो इस लेंथ को ट्रेवल करने में टाइम लगा, तो इसका मतलब क्या है, लेमदा अपॉन टी। तो लेमदा अपॉन टी क्या होता है, वी, तो टी अपॉन लेमदा क्या होगा, 1 अपॉन वी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और एक्स अपॉन वी। वेव की इक्वेशन आपको ये भी दी जा सकती है, समझ आ रहा है मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि वेव की इक्वेशन आपको ये भी दी जा सकती है, मतलब 3-4 फॉर्म दे दिए। मान लीजिए आपको बड़ा उन्होंने कंसेप्ट पूछने की, बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक पूछने की कोशिश करी आपसे। ठीक है, जो कि अक्सर लोगों को नहीं आता है ना, जो कि अक्सर लोगों को नहीं आता है, तब उन्होंने वेव की इक्वेशन दी, एक बना दी ये इक्वेशन, एक बना दी ये इक्वेशन, एक में वी मल्टीप्लाई में कर देंगे। ठीक है, और एक में क्या करेंगे, इसको वी को हटा देंगे, सिर्फ यही रखेंगे, ओमेगा कॉमन लेंगे। अब उसमें गलत, उसमें से पूछेंगे इसमें से गलत कौन सी है। ठीक है, उसमें से गलत कौन सी है, तो गलत कौन सी, तो फिर क्या करोगे, जब आपको कंसेप्ट पता ही नहीं होगा तो दिमाग में गच्चे खाओगे, फिर तुक्का लगा के आओगे या फिर उसको छोड़ के आओगे। ठीक है, कि यार बड़ा हार्ड क्वेश्चन आया टिपिकल सा, कि ये तो सारी सही लग रही थी, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। आप क्या करोगे, आरपीसी में 2 नंबर का मुकदमा ठोकोगे। ठीक है, लेकिन दिमाग में क्या रखना है, जो आरपीसी का पेपर बना रहा है ना, आप समझ पा रहे हो, जो आरपीसी का पेपर बना रहा है वो बंदा कम से कम, ज़्यादा ज़्यादा नहीं मानो तो कम से कम मानो तो कितने साल, कम से कम 20 साल का उसको एक्सपीरियंस है फिजिक्स पढ़ाने का, और वो भी कहाँ पे, मास्टर डिग्री पे लेवल पे। ठीक है ना, ऐसे किसी हर किसी को एरिकल को पेपर बनाने के लिए नहीं देते हैं। हाँ, कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन पेपर के अंदर जो है आप सोचो कि हर क्वेश्चन ही आने वाला जो मुझे नहीं आ रहा वो सारा गलत है, या मेरे हिसाब से जो आंसर नहीं आ रहा वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपके कंसेप्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए, ऐसा मुझे भी लगता था, है ना, ऐसा मुझे भी लगता था, जब तक कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। जब हम एमएससी करके जस्ट निकलते हैं ना, तो एक नई ऊर्जा होती है हमारे अंदर। ठीक है ना, तो हमें लगता है कि हम तो इस फील्ड के या फिजिक्स हम पढ़ के निकले, इतने परसेंटेज हमारे 80, 90% बनते हैं आजकल, तो ना 80, 90, 90% बन गए फिजिक्स के अंदर, और यूनिवर्सिटी टॉपर है तो हम तो क्या, हमको सब कुछ आता है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं है। जब आप ये सोचने लग जाते हो कि हमें सब कुछ आता है, तो वहीं से आपका पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, किसी को कुछ नहीं आता। जब आइंस्टीन की एक बात सही उन्होंने मैंने तब कही थी कि अभी तक फिजिक्स में इतनी खोज और इतनी फिजिक्स बाकी है कि मैंने सिर्फ एक समुद्र में से एक लोटा निकाला है। समझ पा रहे हो ना। ठीक है, वो बंदा जिसको इतना सब कुछ है, उसके बावजूद वो ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ इतना सा ही नॉलेज है कि एक समुद्र में बड़ा हुआ है नॉलेज का, उसमें से मैंने सिर्फ एक लोटा मैं जानता हूँ।
ठीक है, ये दिमाग में रखिए और हमेशा दिमाग में रखिए कि आप अगर जिस दिन ये सोच लेते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, उसके बाद क्या होगा, गड़बड़ है मामला, फिर आप कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। ठीक है, मैं आज भी है तो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं भले ही स्टेब्लिश हो गया हूँ, सब कुछ है, मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया पढ़ता रहता हूँ, नया नया कुछ सीखने की कोशिश करता रहता हूँ, और ये चीज़ होनी ही चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं, देखो दो तरह के हैं, एक ट्यूटर और एक शिक्षक, है ना। ट्यूटर बनना बहुत आसान है, शिक्षक बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, शिक्षक का मतलब क्या है, शिक्षक का मतलब होता है जो राष्ट्र का निर्माण करता है, राष्ट्र निर्माता होता है शिक्षक। सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है किसकी होती है, और वही आप बनने वाले हो। ठीक है, तो कभी भी ट्यूटर मत बनना। ट्यूटर का मतलब है जो आपका सिलेबस है वो आपने पढ़ा दिया, ठीक है, उसके अलावा आप कुछ नहीं जानते, तो वो होता है ट्यूटर, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक टारगेट होता है, मुझे इस टारगेट को अचीव करना। और शिक्षक का मतलब क्या है, जो बच्चे में ये चीज़ डेवलप करता है कि उसे नई नई चीज़ें सीखनी है, उसे कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए करना है, वो एक शिक्षक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि, और अगर आप दुआ से मान लीजिए या आपकी मेहनत से आप बन जाते हैं, कभी किसी जॉब में अभी शिक्षक बन जाते हैं और अपना फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाएंगे, तो ये कोशिश करिए कि क्योंकि आपकी अब सब चीज़ें स्टेब्लिश हो चुकी है, आपको करीब करीब 50,000 रुपये के महीने की सैलरी मिलेगी, तो आपको कोई दूसरी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश करिए कि जो आपके आसपास गरीब लोग हैं, जो बच्चे ऐसे हैं, या जिस स्कूल में जाएँ उस स्कूल में मैक्सिमम क्या है, एक समाज में एक सोच बन रखी है कि जो सरकारी टीचर होता है वो पढ़ाता नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ बस वो तब तक ही मेहनत करता है जब तक कि उसकी जॉब नहीं लगती, लेकिन उस चीज़ को हमें चेंज करना है। ठीक है, हमें पूरा 100% कोर्स करवाना है, बच्चों को सारे प्रैक्टिकल करवाने हैं, उसके साथ साथ में जो है उनका रिवीजन भी करवाना है और उनकी हेल्प भी करके उनको टॉपर्स बनवाना है। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं वो कौन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आज तक ऐसा क्यों होता है कि जो टॉपर्स और परसेंटेज जो होते हैं वो प्राइवेट स्कूल वालों के ज़्यादा होते हैं। हाँ, माना कि वहाँ अच्छे बच्चे जाते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे वो वहाँ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल में अच्छे बच्चे नहीं आते, क्योंकि गरीब बच्चे तो वहाँ पे आते हैं, तो गरीब बच्चे क्या पढ़ता नहीं है क्या, पढ़ता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है, एक टाइम यहाँ आना चाहिए कि सरकारी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल खुली क्यों इतनी, वो इसीलिए खुली है कि जो 90s के आसपास के जो शिक्षक है ना, जो 1990 के आसपास है, उसके बाद जो लगे, उन्होंने धीरे धीरे क्या, उससे पहले शिक्षक की बहुत इज्जत हुआ करती थी। ठीक है, हम लोगों ने की है, भोग देना करना सब चीज़ें होती थी, लेकिन अभी क्यों नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि हम हमारे मोटो से भटक चुके हैं। हम ये, हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मसम्मान नहीं है कि हम वो है जो राष्ट्र को निर्माण कर रहे हैं। हम एक IAS से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं समाज के अंदर। वो जब सोच आपके दिमाग में आ जाएगी ना, तो आप एक दिन हमेशा ऐसा होगा कि शिक्षक की फिर से हम लोग जो है वो रेपुटेशन पाएंगे। एक IAS से भी ज़्यादा रेपुटेशन किसकी होगी, शिक्षक की होगी, और हमें उसकी ओर अग्रसर होना है। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं इसके अंदर कि हमने क्या है, ये इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी और वो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मेरी होगी 12mv²। अब वेव के अंदर क्या मास होगा, क्या नहीं होगा, वहाँ क्या होगी, डेंसिटी। ठीक है, वहाँ क्या होगी, डेंसिटी। तो एक तो मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करना है, पहली चीज़। दूसरा, जो ये वेव है इसमें वेलोसिटी, क्योंकि अपने पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये दे रखी है, तो वेलोसिटी इसका डिफरेंशिएशन करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब ये फाइंड आउट करते हो आप सारी इक्वेशन, तो लास्ट इक्वेशन फाइनल में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये जो इक्वेशन मिलेगी, अच्छा मैं इसको ये भी कह सकता हूँ प्रति एकांक आयतन, है ना। इसको मैं रो में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, तो इसको मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ काइनेटिक एनर्जी, देखिए इसको लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और उसे मैं E से डिनोट कर देता हूँ। अच्छा E लिखा है या कुछ और डोनेशन EK है ना, उसको मान लीजिए मैं क्या करता हूँ EK से डिनोट कर देता हूँ। तो वो क्या होगा, इसमें क्या करूँगा, वॉल्यूम से डिवाइड करूँगा। जैसे ही वॉल्यूम से डिवाइड करूँगा तो m/v क्या बन जाएगा, रो। तो क्या बना, रो v²। v² क्या होगा, यहाँ से देखिए, जब इसको आप क्या करते हैं, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ओमेगा क्या होगा, बाहर आएगा, साइन किसमें बनेगा, कोस में बनेगा। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी a तो यहाँ से है, तो a² ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा²। अच्छा v को हटा रहा हूँ मैं यहाँ से ना, दोनों इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, तो a², फिर ओमेगा बाहर आएगा डिफरेंशिएशन करने पे, ओमेगा², साइन किसमें बदल जाएगा, कोस में, तो cos² t - xv। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। अब इसके अंदर इसका मान लीजिए एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज क्या होगा, कोस का एवरेज क्या था, स्क्वायर का 1/2, दिमाग में रखना। तो क्या होता है, ये इसकी टोटल मिला के आपको वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, ये क्या है, क्योंकि रो आया है, m आता तो क्या होता है, अब देखो उससे आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन वाला जो है ना उससे करो, उसमें क्या था, यहाँ पे m आता है और यहाँ क्या था, रो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है पर यूनिट
वॉल्यूम, ये दिमाग में रखना क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। और क्यों? क्योंकि आप वेव को तोल नहीं सकते। वेव को तोल सकते हो क्या किसी में रख के? नहीं। वहाँ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या था, जो लोलक था, जो पेंडुलम था, उसका आप मास निकाल सकते हो, उसको तोल सकते हो। लेकिन यहाँ वेव को तोल नहीं सकते, तो किस में चलेंगे, डेंसिटी में चलेंगे। किस लिक्विड की या फिर उस गैस की डेंसिटी कितनी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए किस में लिखा हमने, पर यूनिट वॉल्यूम में लिखा। ठीक है, तो लिखने का भी क्या है, रीजन है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के क्या मिल गई हमारे पास, ये इसकी मिल गई ये। उसके बाद अगर पोटेंशियल एनर्जी में जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी अगर आप देखते हो तो पोटेंशियल एनर्जी में होगा कि U इज इक्वल टू, है ना, वो क्या मिलेगा, माइनस एफ डॉट डी एक्स। ये निकालते हैं। अब यहाँ पे किस में, वाई में है इक्वेशन, तो किस में हो जाएगी, एफ डॉट डी वाई में हो जाएगी। अब एफ डॉट डी वाई में वो इक्वेशन अगर बनेगी पोटेंशियल एनर्जी की, अब वहाँ पे भी क्या है, मास एम में थोड़ी आएगा, वहाँ क्या आएगा, वहाँ अगर मैं लिखूंगा तो पर यूनिट वॉल्यूम है ना, ये तो U थी, और U के अगर मैं लिखता हूँ तो U के क्या है, U अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस रो। तो यहाँ क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई। डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर निकालोगे, इसका 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ए माइनस, सॉरी माइनस तो आएगा माइनस, क्योंकि इसका करोगे कोस का, तो माइनस ए ओमेगा, एक बार पहले बार आया, एक बार और बार आएगा तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर, फिर कोस आएगा, कोस का साइन में तो साइन, और यही चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के जब आप इसको रख के सोल्यूशन करोगे वहाँ पे, ठीक है, तो फाइनल सोल्यूशन क्या मिलेगा वो मैं लिख देता हूँ। जो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है यहाँ से, वो मिलेगा वो किस में आएगा, साइन नोस। यही चीज़ बनेगी किस में आ जाएगा, साइन में। तो यहाँ से बनेगा कि यू के इज इक्वल टू, या ई पी कह देते हैं उसको, है ना, ई पी पोटेंशियल, है ना, उसको क्या कह देते हैं, ई पोटेंशियल। तो ई पोटेंशियल जो होगा वो क्या मिलेगा, तो ई पोटेंशियल जो मिलेगा, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करो, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर वो मिलेगा हाफ और रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये मिलेगा साइन स्क्वायर टी माइनस एक्स अपॉन वी, ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अगर इसको कंपेरिजन करो किससे, सिंपल हार्मोनिक वाले में से, तो क्या होगा, यहाँ एम होगा और कुछ नहीं होगा, बाकी सब चीज़ें वो की वही है। ठीक है, तो दिमाग में क्या रखना है, मैंने आपको पहले ही कहा है, जब आप पढ़ो तो दिमाग खुला रख के पढ़ना, कनेक्ट करना चीज़ों को, हर चीज़ अलग अलग नहीं है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में ऑसिलेशन में भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इसी तरह का, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह का, तो फॉर्मूला भी क्या बनेगा, एक ही तरह का बनने वाला है। ठीक है, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, उसको क्या लिख देंगे, मान लीजिए ई लिख देते हैं, तो वो क्या होगा, ई पी प्लस ई के, दोनों को जोड़ोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसका होगा, 1 के, तो क्या बनेगा, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ये बनी आपकी एनर्जी। अब एनर्जी से एक चीज़ और बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एनर्जी से यहाँ बनाएंगे कि मुझे इंटेंसिटी, अब आप जब जाओगे तो वेव जब पढ़ते हैं तो वेव में हम किसकी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तीव्रता का मतलब क्या है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी। ठीक है, और इस एरिया में मान लीजिए वेव आ रही है ना, ये वेव आ रही है इधर से, तो इस यूनिट एरिया के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर, यानी कि 1 सेकंड में कितनी वेव यहाँ पे आके, कितनी एनर्जी यहाँ के पे स्टोर होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पर यूनिट क्षेत्रफल पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट क्षेत्रफल पर यूनिट सेकंड, है ना, तो वो क्या होगा आपके पास, वो होगा आपके पास इंटेंसिटी। ठीक है, चलिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी बना देते हैं यहाँ से। इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है, तो वेव की जब इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इंटेंसिटी को लिख लीजिए पहले, तो क्या होता है इंटेंसिटी, यानी कि पावर भी कहते हैं इसको, है ना, तो इंटेंसिटी, या फिर इसको कह सकता हूँ मैं पावर भी कह देता हूँ। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, एनर्जी, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो क्या होगा, इसको लिखूंगा मैं आई से डिनोट करता हूँ। ठीक है, इसको किससे डिनोट करता हूँ, आई से डिनोट करता हूँ, और जब आई से डिनोट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, इक्वेशन अगर मैं देखता हूँ, आई इज इक्वल टू एनर्जी, कौन सी, पर यूनिट वॉल्यूम वाली ले रहा हूँ, है ना, इनटू, अगर मान लीजिए मैं इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करूँ, पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी,
है ना। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। जब इसको फ्रीक्वेंसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, एनर्जी वाली इक्वेशन, वो थी हाफ एम की जगह क्या था, रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही थी ना एनर्जी। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको न्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे न्यू से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आगे चलिए, अब हमें क्या करना है, पर यूनिट वॉल्यूम में तो इससे मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारी क्या बन गई, कुल मिला के इंटेंसिटी की इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब आगे देखने से कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ये भी आ गया, ये भी हो गया। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ से। ठीक है, टाइम देखते हैं कितना हुआ, अगर है हमारे पास टाइम नहीं रहा ना। तो कुल मिलाकर क्या है, यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो आप एक बार आप कवर कर लीजिए। आज बहुत कुछ हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमने पढ़ा है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल कह सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो फॉर्मूले हैं वो खूब सारे पढ़ने वाले हैं आज आप। जितने भी हमने पढ़ा वो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले बेस्ड है। ये फॉर्मूले कई बार पूछे जाते हैं डायरेक्टली, और समस्या क्या है, इन फॉर्मूलों को पूछने के साथ हम लोग इनसे थोड़ा सा इस तरह के फॉर्मूले जो होते हैं ना उनसे फेमिलियर नहीं, क्योंकि यूज़ नहीं करते फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये होते बहुत ईजी है, सिर्फ आपको क्या लगाना है, दिमाग लगाना बेसिक। क्योंकि आपको अगर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब पता है ना, जैसे आपको इंटेंसिटी का मतलब पता है लेकिन ये फॉर्मूला पता नहीं है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन लगाइए आप, एनर्जी, एरिया और टाइम के डायमेंशन उसको लगा के कौन सा इसमें सोल्व कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे जब हम मिलेंगे तो ग्रुप वेव्स, देन उसके बाद में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, जहाँ से एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा, किससे, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी से, एक वहाँ से देखेंगे। देन उसके बाद के अंदर जो है लिसाजूस वगैरह जो, फिर उसके बाद वेव का इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन, वो हम देखेंगे ऑप्टिक्स के अंदर। यहाँ मैं वेव का इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन आपको नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, लिसाजूस है इसके अंदर यूज में, लिसाजूस पढ़ाएंगे। लिसाजूस वक्र के बाद के अंदर जो आपके पास आएगा ऑर्गन पाइप वगैरह है, मेलडी का प्रयोग है, वो सब आ जाएगा। देन उसके बाद में डॉपलर इफेक्ट आ जाएगा। डॉपलर इफेक्ट के बाद ये आपका पास वेव वाला जो टॉपिक है वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत लंबा चलने वाला है ये वेव, जो वेव मोशन है वो हमारा कम से कम 2 वीडियो और लेगा वेव मोशन। ठीक है, मिनिमम है 2 तो लेगा, 3 भी ले सकता है। इनको आप साथ साथ और करते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलते हैं।